अष्टफलकीय संकुलों की CFSE। CFSE का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिएगा, एक सूत्र है, सूत्र की सहायता से हम संकुलों की CFSE का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE को ज्ञात करने के लिए सूत्र है -0.4 NT2G प्लस 0.6 NEG कोष्टक डेल O प्लस AP। यहाँ पर जो NT2G है वो T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, NEG कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, A युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है और P युग्मन ऊर्जा है। यदि हमारे पास T2G और EG कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात हो तो हम CFSE के मान की गणना कर सकते हैं। अब देखिएगा, आप उच्च चक्रण या दुर्बल चक्रण लिगैंड युक्त अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, D2 विन्यास वाले अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना। अब देखिएगा, यदि D2 विन्यास है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में भरेंगे तो वो T2G कक्षकों में जाएगा। तो यहाँ पर हम T2G की जगह हमने 2 लिख दिया, -0.4 × 2 प्लस 0.6 और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो 0 आ जाएगा। डेल O और युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए AP कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा तो ये बचेगा -0.8। अब आप यहाँ समझिएगा, माना कि D1 विन्यास है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से आएगा। ये T2G कक्षक है, ये EG कक्षक है। अब T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, EG में 0, युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। तो अब जब इनके मान को हम T2G, EG और A के मान को उपरोक्त सूत्र में रखेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.4 डेल O। इसी तरीके से हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले संकुलों के लिए CFSE का मान गणना कर सकते हैं। हमें केवल ध्यान ये रखना होगा कि T2G और EG कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब एक उदाहरण देखिएगा आप, जैसे D7 विन्यास है। D7 विन्यास में 5 इलेक्ट्रॉन तो आ गया नीचे वाली कक्षक में T2G कक्षक में और 2 इलेक्ट्रॉन आ गया EG कक्षक में। तो T2G में 5, EG में 2। ये तब आया जब जो है लिगैंड है वो दुर्बल है, और दुर्बल लिगैंड है तो T2G और EG के बीच का ऊर्जा अंतर कम होगा तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी 5 कक्षकों में आएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। इसको हम दूसरी तरीके से देख लो, आप देखो पहले D4 विन्यास में देख लीजिएगा आप। D4 विन्यास में हम ये देख रहे हैं, दुर्बल लिगैंड होने के कारण पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए और चौथा इलेक्ट्रॉन किस में चला गया है, EG कक्षकों में। तो T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, AG में 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -0.6। अब हम यदि D7 की विन्यास की बात करेंगे तो T2G में 5, EG में 2, तो 5 और 2, और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो इन मानों को यदि हम सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास CFSE का मान आ जाएगा -0.8 डेल O प्लस 2P। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट है, यदि माना कि लिगैंड प्रबल है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, निम्न चक्रण संकुल बनेगा, और प्रबल लिगैंड होने पर T2G और EG में ऊर्जा अंतर ज़्यादा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन में पहले T2G कक्षक पूर्ण भरेगी और पूर्ण भरने के पश्चात इलेक्ट्रॉन फिर EG कक्षकों में जाएगा। आप देखिएगा, ये D3 विन्यास है। D3 विन्यास में तो 3 इलेक्ट्रॉन T2G में आ जाएंगे, एक एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है। T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, EG में 0, तो जो वैल्यू आ जाएगी -1.2 डेल। अब D4 यदि विन्यास है तो चूंकि T2G और EG में ऊर्जा अंतर ज़्यादा होने के कारण जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2G में आ जाएगा, निम्न ऊर्जा की कक्षकों में आ जाएगा।
तो अब यहाँ पर T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 4, Eg में 0, युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया 1। तो ये जो इन मानों को यदि सूत्र में रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.6 डेल O प्लस युग्मन ऊर्जा। इस तरीके से यदि हमारे पास T2G में इलेक्ट्रॉन की संख्या, Eg में इलेक्ट्रॉन की संख्या और युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या की वैल्यू हो तो हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए CFSE का मान ज्ञात कर सकते हैं। जिन संकुलों के लिए CFSE का मान जितना अधिक होगा वो संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा, और जिन संकुलों के लिए CFSE का मान कम होगा वो संकुल उतना ही कम स्थायी होगा। इसी तरीके से हम चतुष्फलकीय संकुलों के लिए भी CFSE की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला में हम जानते हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में D कक्षकों का विपाटन इस प्रकार से होता है कि Eg कक्षक नीचे होती है और T2G कक्षक ऊपर होती है। तो हम यहाँ पर देखिएगा इनका विपाटन इस तरीके से होगा, पहले Eg कक्षक फिर T2G कक्षक। यदि D1 विन्यास है तो Eg कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, T2G में 0। इन वैल्यू को सूत्र में रखेंगे हम तो ये आ जाएगा -0.6 डेल T। तो इस तरीके से सूत्र को अप्लाई करके हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE के मान की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट है CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? उनमें से सबसे पहला कारक है संकुल की ज्यामिति। देखिएगा, हमने CFT पढ़ते समय या D कक्षकों का विपाटन पढ़ते समय ये पढ़ा है कि वर्ग समतलीय संकुलों में विपाटन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए CFSE का मान सबसे अधिक होगा। उसके बाद अष्टफलकीय में और चतुष्फलकीय संकुलों में CFSE का मान कम होता है, क्योंकि वहाँ पर T2G और Eg कक्षकों के बीच का ऊर्जा अंतर कम होता है। तो विभिन्न ज्यामिति के संकुलों के लिए CFSE का जो मान है उसका क्रम इस प्रकार से है। सबसे ज़्यादा स्क्वायर प्लेनर के लिए, फिर अष्टफलकीय के लिए, फिर चतुष्फलकीय के लिए। नेक्स्ट है केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी CFSE को प्रभावित करता है। यदि धातु के पास D कक्षकों में उतने इलेक्ट्रॉन है जितने कि निम्न ऊर्जा के कक्षकों में आ जाते हैं तो CFSE का मान ज़्यादा होगा, और यदि धातु के पास उतने इलेक्ट्रॉन है कि वो निम्न ऊर्जा के कक्षकों के साथ साथ उच्च ऊर्जा के कक्षकों में भी जाते हैं तो CFSE का मान घट जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है धातु आयन की प्रकृति एवं आवेश, अर्थात धातु पर आवेश का CFSE पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिएगा, किसी भी संकुल में धातु आयन पर जितना अधिक आवेश होगा वो उतनी ही मजबूती से लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब धातु की तरफ लिगेंड तेजी से जाएगा, आकर्षित होगा, तो वो D कक्षकों का विपाटन उतना ही अधिक करेगा और CFSE का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संकुल पर जितना ज़्यादा आवेश होगा या संकुल के धातु आयन पर जितना ज़्यादा आवेश होगा CFSE का मान उतना ही अधिक होता चला जाएगा। नेक्स्ट है धातु की संक्रमण श्रेणी। हम जानते हैं कि D ब्लॉक के तत्व, ज़्यादातर D ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, और D ब्लॉक में मुख्य रूप से 3 श्रेणी है, 3D, 4D और 5D। अब संक्रमण श्रेणी से क्या फ़र्क पड़ेगा CFSE के मान पर? तो देखिएगा, D ब्लॉक तत्वों में या D श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर 3D श्रेणी से 5D श्रेणी की ओर जाते हैं तो CFSE का मान बढ़ता है। CFSE के मान का क्रम इस तरीके से है। 5D संक्रमण श्रेणी के लिए CFSE का मान सबसे ज़्यादा, फिर 4D के लिए, फिर 3D के लिए, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर जाने पर CFSE का मान बढ़ता जाता है। आप उदाहरण देखिएगा, इन संकुलों में देखिएगा आप, इन संकुलों में कोऑर्डिनेशन नंबर समान है, आवेश समान है, लेकिन CFSE का मान इधर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोबाल्ट 3D श्रेणी का है, रोडियम 4D श्रेणी का है और इरिडियम 5D श्रेणी का है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि श्रेणी में 3D श्रेणी से 4D श्रेणी और 4D से 5D श्रेणी की तरफ जाते हैं तो CFSE के मान में वृद्धि क्यों होती है? तो उसके लिए आप समझिएगा,
3D श्रेणी के तत्वों की बात करें तो 3D श्रेणी के तत्वों का आकार छोटा होता है। 3D श्रेणी के तत्वों का आकार छोटा होने के कारण डी कक्षक नाभिक के नज़दीक होती है, और जब डी कक्षक नाभिक के नज़दीक होगी, जैसे ही लिगैंड धातु के पास में आएगा तो लिगैंड धातु से टकराने पर डी कक्षकों का विपाटन तो हो जाएगा, लेकिन नाभिकीय आकर्षण अधिक होने के कारण T2G और EG कक्षक नाभिक से दूर नहीं होगी, नाभिक से अधिक दूरी पर नहीं जाएगी। अर्थात T2G और EG में ऊर्जा अंतर नहीं बढ़ेगा, कम ऊर्जा अंतर होगा। कम ऊर्जा अंतर होगा तो CFSE का मान कम होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 3D श्रेणी के तत्वों का आकार छोटा होता है, जिससे नाभिकीय आवेश ज़्यादा होता है, और नाभिकीय आवेश ज़्यादा होने पर डी कक्षकों पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होता है, और डी कक्षकों पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होगा तो विपाटित डी कक्षक नाभिक से दूर नहीं जाएगी, ऊर्जा अंतर नहीं बढ़ेगा। ऊर्जा अंतर नहीं बढ़ेगा तो CFSE का मान कम होगा। लेकिन 3D श्रेणी से 5D श्रेणी की ओर बढ़ते हैं तो 5D श्रेणी के तत्वों का आकार अधिक होता है। 5D श्रेणी के तत्वों का आकार अधिक होने के कारण नाभिकीय आकर्षण कम होगा, और नाभिकीय आकर्षण जब कम होता है तो जैसे ही लिगैंड धातु से टकराएगा, डी कक्षकों का विपाटन होगा और डी कक्षक नाभिक से दूर चली जाएगी, और डी कक्षक नाभिक से जितनी ज़्यादा दूर जाएगी T2G और EG में ऊर्जा अंतर अधिक होगा। ऊर्जा अंतर अधिक होगा तो CFSE का मान अधिक हो जाएगा। थैंक यू।